हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है पीजीटी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 101 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, अल्टी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक करिए और चैनल पे दोस्त नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आज के इस वीडियो में आपका सिंधु सभ्यता जो है वो पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर सिंधु सभ्यता में रुचि रखते हैं तो पिछली वीडियो को जाकर जरूर विजिट करें, देखें, आप सिंधु सभ्यता को अच्छे से समझें। क्योंकि अगर इन सब जो 8-9 वीडियो हैं सिंधु सभ्यता पे, अगर उसको आप पूरा देख लेते हैं तो हम ये आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि आप एक भी क्वेश्चन सिंधु सभ्यता से मिस नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, और ये आखिरी वीडियो होगा सिंधु सभ्यता का। क्वेश्चन है आपका, हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए है सर जॉन मार्शल, बी ए आर.पी. चांद, सी ए बी लाल, डी ए आपका गार्डेनर चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट। तो आंसर आपका जाएगा डी के साथ। जो दोस्तों, डी आपका सही हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के विनाश के लिए जो आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किए हैं उनमें जो प्रमुख रूप से हैं गार्डन चाइल्ड है, मर्टिमर व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगट है। तो दोस्तों, इसमें से किसी एक का भी नाम दे सकता है, लेकिन हमने तीनों नाम ऐड किया है क्योंकि ये लोग तीनों ने क्या किया था, आर्य आक्रमण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनका मानना था कि आर्यों के आक्रमण के परिणाम स्वरूप ही जो हड़प्पा संस्कृति है उसका विनाश हो गया था। तो ऑप्शन आपका डी सही है। व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के विनाश के लिए आर्य आक्रमण के सिद्धांत का प्रतिपादन गार्डन चाइल्ड, मर्टिमर व्हीलर, स्टुअर्ट पिगट ने किया। सर जॉन मार्शल हैं, सर जॉन मार्शल एवं एस.आर. राव का मानना था कि सिंधु सभ्यता का विनाश बाढ़ के कारण हुआ है। बी लाल के अनुसार जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण वातावरण के कारण इस नगरीय सभ्यता का क्या हो गया था, अंत हो गया था। तो जो आर्यों के आक्रमण को मानने वाले हैं, सिद्धांत को मानने वाले हैं, उनमें आपके गार्डन चाइल्ड है, मर्टिमर व्हीलर है, स्टुअर्ट पिगट है। और वहीं पे आप देखेंगे तो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो विनाश को कारण हुआ। इसके प्रतिपादन कौन कौन है? तो जॉन मार्शल है और यस जो आपके हैं एस.आर. राव हैं। और वहीं पे जलवायु परिवर्तन और जल प्रदूषण या वायु प्रदूषण को जो मान रहे हैं वो कौन मान रहे हैं? तो बी लाल मान रहे हैं। तो इस तरह इनको आप नोट कर चलिएगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और देखिए, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में भी पूछा गया क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ था? जलवायु परिवर्तन के कारण किसका विनाश हुआ था? सिंधु सभ्यता का जलवायु परिवर्तन के कारण ही विनाश हुआ था, ऐसा किसका मानना था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है KUR केनेडी, बी है MR साहनी, सी है NN घोष, डी है आपका GF डेल्फ। तो आंसर क्या हो जाएगा 122 का? सी के साथ जाएगा दोस्तों, NN घोष। NN घोष का मत है कि जो सिंधु सभ्यता का विनाश हुआ है वो जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। तो किनका मानना है? तो NN घोष का मानना है। इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। NN घोष, अमलानंद घोष, NN घोष को अमलानंद भी घोष कहते हैं। NN इसमें दिया था, ऑप्शन में NN दिया है और यहाँ पे AN दिया है, तो इसको याद रखिएगा। AN घोष जो हैं और RL स्टाइन आदि विद्वानों का मत था कि सिंधु सभ्यता का विनाश जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। जलवायु परिवर्तन से नदियाँ सूख गईं और सिंधु नगरों का क्या हो गया? विनाश हो गया। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। इनके अनुसार सिंधु, राजस्थान, पंजाब आदि से पहले काफ़ी बरसात होती थी। आदि में पहले क्या होती थी? काफ़ी बरसात होती थी। इन क्षेत्रों में घने वन थे। वनों की कटाई से सूखे
जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, क्योंकि वनों की अगर कटाई की गई तो वहाँ पे कैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। यहाँ के निवासी भूखमरी के शिकार हो गए। KUR कैनेडी का मत है, KU जो R कैनेडी, उनका मत है कि सिंधु सभ्यता का विनाश मलेरिया, महामारी जैसी प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुआ। कैनेडी का मानना है कि सिंधु सभ्यता का जो विनाश हुआ उसमें मलेरिया जैसी जो महामारी है उसके कारण हुआ था। और वहीं पे GF डेल्स जो है उनका विचार था कि नदियों के मार्ग परिवर्तन के कारण जो है सिंधु सभ्यता का क्या हो गया, सिंधु सभ्यता का पतन हुआ था। तो इस तरह अन्य विचारक हैं, अपने अपने विचार दे रहे हैं। सबके विचारों को आप नोट कर लीजिए कि कौन किसका है। एक एक विचार के कई कई लोग समर्थक हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? किस देवता की पूजा सिंधु सभ्यता के लोग करते थे? ऑप्शन ए पशुपति, बी ए कृष्ण, सी ए वरुण, डी ए विष्णु। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा पशुपति। पशुपति की जो है पूजा किया जाता था, पशुपति याद रखिएगा। तो सिंधु सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे? तो आंसर हो जाएगा पशुपति की पूजा करते थे। अब ये पशुपति कौन है इसको जान लेते हैं थोड़ा सा। सिंधु सभ्यता में मुख्यतः मातृदेवी की पूजा होती थी। यहाँ के स्थलों से सबसे अधिक नारी की मृत मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। सिंधु सभ्यता में पशु पूजा भी, जो पशुपति पूजा भी प्रचलित थी। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो बातें आपको मिल रही है। ऑप्शन में मातृदेवी कहीं ना नहीं था। अगर मातृदेवी भी होता और ऑप्शन में पशुपति होता तो दोनों हम टिक करते, मतलब दोनों ऑप्शन तब सही हो जाता। तो ए और बी दोनों रहते, या उसमें नहीं रहता तो आप मातृदेवी भी लगा सकते हैं या पशुपति, क्योंकि वो आंसर ही गलत हो जाता, क्योंकि दोनों ऑप्शन देगा नहीं, कोई एक ही देगा। अगर दोनों रहेगा तो अगर ए और बी दो दिया है सी में तो आप आंसर सी करेंगे कि दोनों सही हैं। अगर एक दिया रहेगा तो किसी एक को कर लेंगे, अंत में उसको जो आयोग है उसको गलत ही करेगा, क्योंकि दोनों आंसर नहीं दे सकता है। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य विशेषताओं में है कि वहाँ मातृदेवी की भी पूजा होती थी और वहाँ पे क्या है, पशुपति की भी पूजा होती थी। तो इसको याद रखिएगा। वहाँ अग्नि की भी पूजा होती थी, ऐसा नहीं है कि अग्नि की नहीं पूजा है, क्योंकि वेदिका मिली है तो अग्नि पूजा भी होती थी, तो उसमें है, ये सब चीज़ें हैं। अन्य चीज़ों को हम जान लेते हैं। हड़प्पा से प्राप्त एक आयताकार मुहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। हड़प्पा से जो एक प्राप्त आयताकार जो मुहर मिला है उसमें क्या है, स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा दिखाया गया है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। हम पशुपति की बात कर रहे हैं तो वही पशुपति हैं। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर त्रिमुखी पुरुष को एक सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। उसके दाहिने तरफ एक हाथी एवं एक बाघ और बाईं तरफ एक गैंडा तथा एक भैंसा खड़े हुए दिखाई दिए गए हैं। यहाँ पे दो हिरण भी रहते हैं दोस्तों, यहाँ पे नहीं लिखा गया है, तो दो हिरण भी वहाँ पे दिखते हैं। आगे चलते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन है आपका। सिंधु घाटी सभ्यता में लोग पूजा करते थे। ऑप्शन ए पशुपति की, इंद्र की, ब्रह्मा की, विष्णु की। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? पशुपति की। पशुपति की भी पूजा करते थे, मातृदेवी की भी पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? किस हड़प्पी स्थल से एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है? तो आंसर क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से क्या हुआ है? एक योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। अभी हमने ऊपर जिक्र किया था, तो ऑप्शन बी आपका सही है। आगे चलते हैं। 126 नंबर क्वेश्चन है आपका। निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी? अब देखिए क्वेश्चन आपका फंस जाएगा कि निम्नलिखित में से किसकी पूजा हड़प्पा संस्कृति में नहीं होती थी। कोई एक होगा जिसकी नहीं होती होगी और बाकी तीनों की तो होती होगी। तो आप अभी तक जानते हैं, जैसे दिया है आद्य रूप शिव का, मातृदेवी का, पीपल का, विष्णु का। तो इसमें देखिए आपका जो है विष्णु वो आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मातृदेवी का मिलता है और शिव का ये जो पशुपति हैं वही शिव हैं, तो वो आंसर हो जाएगा। मतलब ये दोनों सही हैं। और पीपल के भी आपके जिक्र हैं, तो ऑप्शन आपके ये दोनों तीनों क्या हैं, इसमें पूजे होते थे, तीनों में पूजे होते थे, जिसमें आद्य रूप जो है शिव का, मातृदेवी का और पीपल का, इनका क्या होता था, पूजा होता था। लेकिन जो आपके ये हैं, आपके जो विष्णु जी हैं, इनके पूजा का प्रमाण नहीं मिला है। तो 126 का आंसर डी हो जाएगा। विष्णु का पूजा नहीं होता था, बाकी सबका होता था। अब जान लीजिए किसका किसका होता था।
हड़प्पा सभ्यता में ऐसे प्रचुर साक्ष्य मिले हैं जिनके आधार पर यह परिलक्षित होता है कि धार्मिक विचारधारा मातृदेवी, पुरुष देवता जिसे आद्य रूप में शिव कहते हैं, लिंग योनि की पूजा, वृक्ष प्रतीक पीपल की पूजा, पशु आदि की पूजा होती थी। जबकि विष्णु वैदिक कालीन देवता माने गए हैं। जो विष्णु हैं आपके कौन देवता हैं? वैदिक कालीन देवता हैं, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वास्तिक प्रतीक का उदय किस काल में हुआ था? ऑप्शन ए है सिंधु काल में, वैदिक काल में, संगम काल में, उपयुक्त में कोई नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा 127 का? ए सही हो जाएगा। सिंधु काल में जो स्वास्तिक प्रतीक का चिन्ह का पहली बार प्रयोग हुआ था वो आपको इसका प्रमाण मिलता है सिंधु काल में मिलता है। तो ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर जो होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों, चित्रकारियों तथा मिद भांडों पर स्वास्तिक के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। यह हिंदुओं, जैनों और बौद्धों में समान रूप से पवित्र प्रतीक माना जाता है, जो कि सूर्य पूजा से संबंधित है। जो किससे संबंधित है? स्वास्तिक का चिन्ह सूर्य पूजा से संबंधित है। ये ब्राह्मणों में, जैनों में और बौद्धों में क्या माना जाता है? पवित्र माना जाता था। आगे चलते हैं 128 नंबर, सैंदो धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? शैव धर्म का प्रारंभ किस काल से माना जाता है? ऑप्शन ए है हड़प्पा से, ऑप्शन बी है उत्तर वैदिक काल से, ऑप्शन सी है मौर्य से, ऑप्शन डी है शुंग कुषाण से। तो आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। क्योंकि दोस्तों शिव की जो है पशुपति जो शिव मुद्रा में है वहीं पे आप देखेंगे तो शिव के भी अभी हमने ऊपर पढ़ा था आद्य देव, तो वही क्या है हड़प्पा में सेव मतलब शिव की जब पूजा का प्रमाण कहाँ से मिलना प्रारंभ हो गया था? तो सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से प्रारंभ हो गया था। अगला व्याख्या देखते हैं। शिव से संबंध धर्म को शैव कहा जाता है। शिव तथा उनके संबंधित धर्म की प्राचीनता प्रागैतिहासिक युग तक जाती है। सैंदो सभ्यता की खुदाई से मोहनजोदड़ो से एक मुद्रा पर पद्यासन में विराजमान एक योगी का चित्र मिलता है। उसके सिर पर त्रिशूल जैसा आभूषण तथा 3 मुख है। सर जॉन मार्शल ने इस देवता की पहचान ऐतिहासिक काल के शिव से स्थापित की है। अनेक स्थलों से कई शिवलिंग भी प्राप्त होते हैं। इससे सूचित होता है कि यह भारत का प्राचीनतम धर्म है। आगे चलते हैं 129 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है? प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई है कहाँ से? हड़प्पा से, लोथल से, दाइमाबाद से, मोहनजोदड़ो से। 129 का आप डी सही करेंगे, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। तो मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध पुरोहित आकृति प्राप्त हुई, तो ऑप्शन डी आपका सही होगा। ये देखिए यूपीजीआईसी में 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। व्याख्या देखिए, मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा के ऊपर पद्म आसन में विराजमान एक योगी का चित्र प्राप्त हुआ है। जो योगी है उन्हीं को पुरोहित से संबंधित कर रहे हैं लोग। चित्र प्राप्त हुआ है। पुरुष की दाहिने ओर जो है चीता और हाथी है तथा बाईं ओर गैंडा और भैंसा चित्रित है। जो दाईं ओर है कौन है? चीता है और हाथी आपका है, और बाईं ओर गैंडा और भैंसा को चित्रित किया गया है। मोहनजोदड़ो नामक स्थान की खुदाई वर्ष 1922 में राखाल दास बनर्जी ने कराई थी। इस स्थान में बृहद स्नानागार, पुरोहित आवास, अन्नागार आदि प्रमुख है। मोहनजोदड़ो के धौना शेष पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंध नदी के दाहिने तट पर क्या है? स्थित है आपका कौन? तो मोहनजोदड़ो। इसको याद रखिएगा। 130 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? कौन सी जो धातु है जिसका सिंधुवासियों को ज्ञान नहीं था? ऑप्शन ए है सोना, बी है चांदी, सी है तांबा, डी है लोहा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, लोहा। कौन सी धातु सिंधुवासियों को ज्ञात नहीं थी? तो वो लोहा का ज्ञात नहीं था, बाकी का सबका ज्ञात उनको था। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। सैंदो सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से अपरिचित
सॉरी लोहे से परिचित नहीं थे, मतलब लोहे से क्या थे, अपरिचित थे। कांस्य युगीन जो कांसा और आपका कांस्य से बनता था, कांसा जो तांबा और टीन के मिलाकर कांसा बनता था उसका, तो वो कांस्य युगीन। तो ये मतलब नहीं कि बस यहाँ पे कांसा ही मिलता था, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे तांबा बड़े पैमाने पे मिला है और तांबा पहली धातु है, तांबा अधिक थी तभी तो उसको पिघलाकर और टीन के साथ मिलाकर कांसा बनाया जाता था, लेकिन जो मूल रूप में मिलता था वो तांबा मिलता था। तो तांबा जो हो गया वो ज़्यादा मिलेगा, ये नहीं कि कांसा मिलेगा। उसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है, कांसे का प्रयोग हुआ है लेकिन तांबा का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो इसको भी याद रखिएगा। यहाँ से तांबे, कांसा, स्वर और चांदी आदि धातुएं तो मिली है परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पा कालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का जो प्रारंभ है उत्तर वैदिक काल से माना जाता है। उत्तर वैदिक काल जो 1000 ईसा पूर्व है, तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है 131 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु लोथल से वितरित नहीं है। कौन सी जो धातु है वो लोथल से वितरित नहीं है। सोना, चांदी, तांबा, कांसा। तो 131 का आंसर ए सही हो जाएगा, सोना। सोना आपका आंसर हो जाएगा। तो सोना ऐसा धातु है जो लोथल से वितरित नहीं हुई है, तो ऑप्शन ए सही है, सोना। व्याख्या देख लीजिए। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरा स्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सागर वाला गांव से 2 किलोमीटर जो है उत्तर में स्थित है। लोथल से सोना धातु के बारे में जानकारी का कोई भी साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है, मतलब लोथल से सोने के जो सोना धातु है उसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है, जबकि शेष अन्य धातुओं की प्राप्ति लोथल से हुई है। शेष में कौन, वही चांदी हो जाएगा, तांबा हो जाएगा, कांसा हो जाएगा। तो इनका क्या है, प्राप्ति हुआ है, बाकी का नहीं हुआ है। अगला देखते हैं 132 नंबर क्वेश्चन है आपका, सिंधु वासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था। सिंधु वासी जो है मुख्य रूप से भोजन में किसका प्रयोग करते थे। गेहूं, चावल का, गेहूं और जौ का, चावल और जौ का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 132 का आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं और जौ का। और भारत की पहली अगर फसल पूछी जाए तो वो गेहूं हो जाएगा, जौ मत लगाइएगा। अगर जौ ऑप्शन में नहीं रहेगा, अरे जौ ऑप्शन में है, अगर गेहूं है तो पहले गेहूं को लगाएंगे, अगर जौ ऑप्शन में है तो अगर गेहूं नहीं है तब जाकर जौ को लगाएंगे। तो पहले जो अगर मुख्य भोजन के रूप में गेहूं और जौ दोनों का आ जाता है, लेकिन ऑप्शन में अगर गेहूं है तो पहले गेहूं को ही लगाइएगा, तो आंसर सही होगा। अगला इसका व्याख्या देखते हैं थोड़ा सा। गेहूं और जौ सिंधु सभ्यता के लोगों के मुख्य खाद्यान्न थे। इस सभ्यता के लोगों को गेहूं एवं जौ के अतिरिक्त कपास, खजूर, तरबूज, मटर, राई, सरसों और तिल जैसी फसलों का भी ज्ञान था। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। बनावली से अच्छी किस्म का जौ प्राप्त हुआ है। बनावली से अच्छी किस्म का क्या हुआ है, जौ प्राप्त हुआ है। लोथल से आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट मिले हैं। और सिंधु सभ्यता के मिट्टी के बर्तन तथा मोहरों पर अनेक पौधों जो पेड़ पौधों का अंकन मिला है। इसमें पीपल है, खजूर है, नीम है, नींबू है, केला है आदि का प्रमुख साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन कौन से पौधे मिले हैं, तो इसमें पीपल, खजूर, नीम और आपका नींबू है, केला है, तो इस तरह के पौधे मिले हैं, पेड़ पौधे, इनका भी प्रमाण मिला है। अतः कह सकते हैं कि यहाँ पे ये सब पौधे की खेती होती रही होगी या ये पौधे से लोग परिचित थे। अगला क्वेश्चन 133 नंबर, उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति की जो 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे वे हैं गेहूं और कपास की खेती, गणित और दशमलव प्रणाली का ज्ञान, ताम्र और कांस्य आगमन प्रौद्योगिकी, सोख्ते और मिट्टी के पाइप बनाना। तो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा 133 का आंसर ए सही हो जाएगा, गेहूं और कपास की खेती। उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति को 2 अस्थायी उपहार प्रदान किए थे। उसमें कौन है, गेहूं और कपास। गेहूं और कपास की खेती आज भी होती है और आप जानते भी हैं कि इसका व्यापार कितना बढ़ चुका है। व्याख्या देख लीजिए। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों पर खुदाई में
सूती वस्त्रों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम 3000 ईसा पूर्व में यहाँ पर कपास की खेती का प्रारंभ किया गया था, खेती को प्रारंभ किया गया था, जबकि मिस्र में इसकी खेती 2500 ईसा पूर्व के लगभग शुरू हुई थी। गेहूं यहाँ का एक प्रमुख खाद्यान्न था। यहाँ गेहूं की 2 प्रजातियाँ ट्रिटिकम कम्पेक्ट्स तथा स्फेरोकोकम उगाई जाती थी। 2 प्रजातियाँ थीं जो यहाँ पे उगाई जाती थी। पहली प्रजाति का नाम ट्रिटिकम कम्पेक्ट्स था और दूसरी प्रजाति का जो नाम था वो स्फेरोकोकम था। तो इनको याद रखिएगा, जिसकी पैदावार आज भी पंजाब में होती है। इन दोनों प्रजातियों का पैदावार आज भी पंजाब में होती है। 134 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी वस्तु ईरानी पठान से सुमेरियन द्वारा आयात नहीं की गई थी? निम्नलिखित में कौन सी जो वस्तु है ईरानी पठार से सुमेरियन द्वारा आयात नहीं की गई थी? ऑप्शन ए है क्लोराइट, गेहूं, तैलपिस, लाजूली, फिरोजा। तो आंसर आपका जाएगा 134 का दोस्तों, जाएगा आपका आंसर बी के साथ गेहूं का। गेहूं आपका आंसर हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। सुमेरियन द्वारा ईरान के पठार से फिरोजा, क्वेटराइट, लाजूली के अलावा कीमती वस्तुओं का आयात किया गया था, परंतु गेहूं के आयात की कोई जानकारी विभिन्न स्रोतों द्वारा प्राप्त नहीं होती है। तो आंसर आपका बी सही था। 35 नंबर क्वेश्चन आपका है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? कौन सी सभ्यता के समकालीन नहीं थी? ए ऑप्शन है मिस्र, बी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, सी है चीन की सभ्यता, डी है क्रीट की सभ्यता। तो 135 का आंसर जाएगा सी के साथ चीन की सभ्यता। चीन की सभ्यता के ये समकालीन नहीं थी, बाकी के समकालीन है। मिस्र जैसे हो गया, मेसोपोटामिया हो गया और क्रीट की सभ्यता हो गया। तो इनको थोड़ा सा जान लेते हैं कहाँ कहाँ थी। सिंधु घाटी सभ्यता मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट सभ्यता की समकालीन थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भाग मिस्र, मेसोपोटामिया एवं क्रीट की अपेक्षा कहीं अधिक विस्तृत था। मतलब हम लोग की सिंधु घाटी सभ्यता थी जो वो मिस्र से और मेसोपोटामिया और क्रीट की जो सभ्यता है उससे कहीं न कहीं विस्तृत था। समकालीन विश्व की कोई अन्य सभ्यता सिंधु सभ्यता से विस्तृत नहीं थी। इसके सभी स्थलों से प्राप्त तत्वों में न केवल समता है वरन एक रूपता भी है। ये किसकी सभ्यता की बात की जा रही है? तो सिंधु सभ्यता की। सुमेरियन जिसको क्या कहते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता में सैंदो जैसी सभ्यता के बर्तन, मोहरे तथा चूल्हे मिले हैं। मिस्र में मिले आभूषण और श्रृंगार प्रसाधन सैंदो आभूषणों तथा श्रृंगार प्रसाधनों जैसे ही है। क्रीट सभ्यता में प्राप्त जो चित्र भी सिंधु घाटी सभ्यता के चित्रों के समान ही है। इन प्रमाणों से जो है स्पष्ट होता है कि सिंधु सभ्यता का सुमेरियन, मिस्र तथा क्रीट सभ्यताओं से व्यापार संबंध था। आगे चलते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? निम्नलिखित में से किस शब्द में एक छोटा नियतकालीन बाजार निहित है? पट्टन में, हट्टिका में, नगरम में, मंडपिका में। तो आंसर क्या हो जाएगा 136 का दोस्तों? बी सही हो जाएगा, हट्टिका में। आपका आंसर क्या हो जाएगा? हट्टिका आपका आंसर हो जाएगा। अब इसका व्याख्या देख लेते हैं, क्या शब्द है हट्टिका। प्राचीन भारत में हाट, जिसको क्या कहते हैं बाजार, अभी भी आप जानते हैं कहीं हाट है कहीं बाजार है, घूमने का जगह। तो प्राचीन भारत में हाट शब्द का प्रचलित रूप हट्टिका था। यह बाजार के लघु रूप का स्मरण कराता है जो नियतकालीन बाजार व्यवस्था थी। इस व्यवस्था में बाजार लगने का दिन, समय और स्थान पहले से ही निर्धारित होता था। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 16-17 क्वेश्चन जिनके व्याख्या थे और ये सिंधु सभ्यता आज आपका समाप्त होता है। आगे से हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।